नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आज से मैं जो भी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। मैं अपना ये चैनल पूरी तरीके से फार्मेसी को डेडिकेट करता हूं और इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे वो फार्मेसी से रिलेटेड ही होंगे। तो आप को जितने भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी फार्मेसी से, जो बच्चे ऐसे हैं जो नए शुरुआत कर रहे हैं अपने फार्मेसी में और उन्हें नोट्स की ज़रूरत हो, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम इन सारी चीज़ों को अपने वीडियोस में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को समझा सकें। तो जो फार्मेसी में होता क्या है कि आप जब आते हो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए वो है एच ए पी। एच ए पी बोले तो ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। ये टॉपिक बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ी आसान होती है, मैथ्स वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके लिए बायोलॉजी पूरी तरीके से नया होता है। ये पूरी तरीके से बायो है, तो बायो वाले जो भी है लोग वो टेंशन ना लें, उनके लिए आसान होने वाला। मैं एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से कवर अप करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो जो हो लेंदी ना हो और जो टॉपिक हो वो लेंदी ना हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि चीज़ों को आपको ये समझना है कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठे तो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे लिख कैसे सको, क्योंकि आप अभी कॉलेज में आ चुके हो। स्कूल के पेपर्स और कॉलेज के पेपर दोनों अलग तरीके से होते हैं। आपको यहाँ पे लंबे लंबे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, लंबे आंसर लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट आंसर होंगे। तो मैं वो सारी चीज़ों को कोशिश करूंगा कि आप तक कॉन्वे कर सकूं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एच ए पी फार्मेसी फर्स्ट सेम यूनिट 1 से शुरू करेंगे। और इसमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे मेन टॉपिक है ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे बॉडी किस किस लेवल तक बने होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। और फिर जो आखिरी में मेन टॉपिक है, इसमें जो कवर अप नहीं किया हुआ है, मैंने सोचा है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसे मैं एक नए नए वीडियो में कवर अप करूंगा, जो कि है आपका होम्योस्टैसिस। आपको होम्योस्टैसिस पे आपको बड़े लॉन्ग आंसर या 5 नंबर 10 नंबर के लिए भी क्वेश्चंस लिखने को आ सकते हैं। तो चलिए हम कवर अप करते हैं। आप शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। आप में इसमें पढ़ना क्या है ये आपको समझना है। इससे जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन 2-2 नंबर के लिए हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस में 1 मार्क्स आंसर भी आते हैं, बोले तो शॉर्ट आंसर। तो उसमें सीधा जो है ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ना डिफिनीशन पूछ लेता है या डिफरेंस पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान समझना होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चीजें तो दोनों आपस में बहुत सारी सिमिलर, बस बट इसका जो चीज ये बहुत हद तक डिफर करता है। तो हम इसके डिफिनीशंस को देखेंगे। डिफिनीशन से ज्यादा इसमें और कोई चीज पूछी भी नहीं जाती। अगर हम बात करें कि एचएपी है क्या, एचएपी इज अ जनरली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक तरीके से ये साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, बायोलॉजी है, जो कि ह्यूमन के बनावट और उसके फंक्शन फंक्शन बोले तो कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे काम करता है। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी जो है वो डील करता है कि बॉडी में जो भी चीजें बनी हुई, आप देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो कि ह्यूमन बॉडी में जो भी चीजें बनी हुई, हाथ है, कान है, नाक है, टिश्यूज है, सेल है, मसल्स है, ये सारे चीजें जो है ना एनाटॉमी के अंदर कवर अप होता है। फिजियोलॉजी इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है बॉडी का। ये क्या है, हमारा ऑर्गेनाइज्ड है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फंक्शन है। आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन है। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फंक्शन। तो आप जो एग्जामिनेशन में लिखेंगे ना, ताकि एग्जामिनर जो है आपका नंबर अच्छे दे, नंबर ना काटे। मैं इसलिए आप तक इसलिए मैं इस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक खुद फार्मेसी स्टूडेंट रह चुका हूँ। और मुझे आइडिया है कि चीज़ें, कॉपी की मार्किंग कैसी होती है, टीचर को चाहिए क्या होता है। तो टीचर जो है ना शॉर्ट आंसर में लेंदी आंसर नहीं चाहिए, उनको लंबा नहीं चाहिए कि आप पूरा पन्ना भरने चले जाओ, उसमें आप चीज़ों को लिख रहे हो। तो उसमें आपको जो है ना सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो आपको कोशिश क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करना है। तो जैसे एनाटॉमी का आपको इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो हमारे बॉडी का बनावट। और फिजियोलॉजी में क्या आपको ध्यान रखना है, फंक्शन, मतलब कि काम क्या करता है वो स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में बना हुआ है ना, उसका फंक्शन कैसा है। फंक्शन बोले तो आप, हाथ है आपके पास तो हाथ हाथ का क्या काम है, टिश्यूज का क्या काम है, बोन्स का क्या काम है, मसल्स का क्या काम है, ब्रेन का क्या काम है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे फिजियोलॉजी में कवर अप करेंगे। हम आगे देखते हैं। अब बात करें कि स्कोप क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हम
पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को भी देखना ज़रूर समझेंगे। स्कोप ऑफ एनाटॉमिक मतलब कि हम एचओपी को पढ़ते क्यों हैं? तो सबसे पहला है कि मैक्रोस्कोपी एनाटॉमिक। ये जनरली एक तरीके का स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ के हम उसके नेचर को समझना। आप देखो यहाँ पे पहला चीज़ है सिस्टेमिक एनाटॉमिक, मतलब ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर मुझे अच्छे तरीके से चीज़ों को पता होगा, तो हम अपनी मेडिसिन को और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब मान लो कोई मस्कुलर पार्ट है और आपको ये पता ही नहीं है कि वो मसल है या बोन है, तो आप जो मेडिसिन हो वो सेलेक्टिवली कैसे दोगे? क्योंकि बोन के लिए अलग मेडिसिन आता है ना, मसल्स के लिए अलग मेडिसिन आता है। तो हम सिस्टमिक एनाटॉमिक एक तरीके से पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें। फिर है रीजनल एनाटॉमिक, एक तरीके से स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन। क्या होता है कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। तो ये कैसे मतलब स्पेसिफिक बनते हैं? क्योंकि इनको जो है ना, हम एक स्पेसिफिक एनाटॉमिक के बारे में स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हेड के बारे में, आप जैसे सर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हेड के डॉक्टर से मिलते हैं, ये ना कि आप ऑर्थो से मिल लो। ऑर्थो इज रिलेटेड टू आवर बोन। एंड चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, आप मेनली किससे प्रीफर करते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। अब बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमिक मतलब हमारा बॉडी किस किस चीज से कवर अप है, लाइक योर टिश्यूज, स्किन। तो इसमें ज्यादा कवर अप करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आप सब इससे सिमिलर होंगे, स्टडीज ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। ये सारी चीजें कॉमन होंगी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। मैथ वालों के लिए मैं चीजों को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ सके। आपको जो है ना, इस टॉपिक में क्या है ना, कि टर्म्स को अच्छे से समझने हैं। फिर आप चीजों को लिख लोगे। टर्म्स आपको अगर जैसे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होता है क्या, आपको अगर समझ में आ जाए तो आप चीजों को अच्छे से कवर अप कर लोगे। अब अगर बात करें डेवलपमेंट एनाटॉमी। डेवलपमेंट एनाटॉमी की बात करें तो एक तरीके की ये स्ट्रक्चर बेसिस होता है कि जैसे हमारे बॉडी में वुमेन के वूम में जो है एम्ब्रॉय कैसे डेवलप कर रहा है, उसको स्टडी करना। फिर कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, मतलब कि आप दो सेल्स को डिफर करके आप चेक करते हो ताकि अलग अलग डिजीज के बारे में अच्छे से पता लगा। तो अभी तक हमने देखा कि इसका जो स्कोप है, एनाटॉमी का क्या क्या स्कोप है। अभी हम बात करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है। मेनली ये चीज़ें जो है ना, एग्जामिनेशन में बहुत ही कम ही पूछी जाती है, लेकिन हम एक एक बार इसके एक झलक देख लेते हैं। अब बात करें सेलुलर फिजियोलॉजी। आप ध्यान देंगे कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या था? फंक्शन। और एनाटॉमी का क्या मतलब था? स्ट्रक्चर। इस चीज को आप याद रखेंगे। फिजिकल टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? फंक्शन, मतलब काम कैसे कर रहा है। तो सेलुलर फिजियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के काम देखना, लाइक सेल्स के कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये सारी चीजें जो हैं हम देखते हैं कि डिफरेंट 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 सेल कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल है। अब अगर हम बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और हम बात करें कि फंक्शंस, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन होता है। पैथोफिजियोलॉजी, आप जो भी टेस्ट करवाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे फिजियोलॉजीज के फंक्शन है। न्यूरोफिजियोलॉजीज, न्यूरॉन्स के फंक्शन को समझना। इंडोक्रोनोलॉजी, आपके जो बॉडी से हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करना। दीज ऑल आर कवर अंडर द स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमारे जो भी चीजें कवर अप होंगी वो सारे इंसान के बॉडी पे कवर अप होगा। ये ध्यान देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 10 नंबर में मेनली ये कुछ चीजें नहीं पूछी जाती। लेवल मतलब हमारे बॉडी जो है किस किस लेवल पे बना हुआ है, इस चीज को हम देखेंगे। पहला लेवल जो है हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फुल्ली बेस्ड ऑन केमिकल लेवल। इसमें लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी का जो सबसे कम हिस्सा होता है, स्मॉलर रीजन्स होता है, वो कवर अप होते हैं, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लाइक जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहे हैं वो भी केमिकल्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप सबको पता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन एंड नाइट्रोजन स्पेसिस। दीज ऑल आर केमिकल्स। और इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मैटर्स है, जैसे आप जान रहे हो कि प्रोटीन है, अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन ना मिले तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको सब पता है। तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्रोटीन इज व्हाट? इट इज अ केमिकल। तो एक तरीके से ये क्या है कि नींव है ह्यूमन का, जो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक तरीके का उसका नींव है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स।
अब आगे बढ़ते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, ऑल यू नो, सेल्स आर द बेसिक। आप जब पहले ध्यान देंगे कि लिखना है कैसे, मैं आपको समझाने से पहले एक चीज बता दूं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफाइन द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो आप क्या करेंगे कि पहले चीजों को लिखेंगे कि होता क्या क्या है। तो आप सीरीज वाइज लिखेंगे, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, दीज ऑल आर लेवल्स। और फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे कि सेपरेटली सबको डिफाइन करेंगे, दो दो लाइन में, तीन तीन लाइन में, और फिर उसके एग्जांपल्स देंगे। इससे क्या होता है ना कि अगर आप चीजों को एक ही में मिक्स करोगे ना, तो एग्जामिनर पे क्या होता है कि निगेटिव प्रभाव जाता है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज एग्जाम्पल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, दिस ऑल आर कवर्ड अप अंडर सेल्स। और आपको पता है कि जब बहुत सारा सेल आपस में मिक्सअप होता है, ज्वाइंट होता है, दैट इज नॉन एज टिश्यूज। मैं इसलिए जो है ना ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि मैथ्स वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आई नो कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ये सारे बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही कॉमन होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार सबको देखेंगे। टिश्यूज में अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स की टिश्यू की, तो मेनली हम क्या करते हैं कि ये चार कॉमन जो है ना उस टाइप को पढ़ते हैं। ई कॉम, इकॉम आप याद रखो, निमोनिक, ECOMN। इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड द नर्वस टिश्यूज, सबका डिफिनीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक एक चीज को समझ सकते हैं। इपिथेलियल क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है। कनेक्टिव क्या करता है, जनरली हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है, लाइक ब्लड सेल्स है ना। ब्लड सेल्स इज नॉन एज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज वगैरह भी आता है कनेक्टिव टिश्यू में। मसल्स टिश्यूज, मसल टिश्यू जो भी आपके मसल्स में है, आप पढ़े हुए मायोसिन्स एंड एक्टिन्स आपने पढ़ा होगा, जो कि दो प्रोटीन्स है जो कि मसल्स मूवमेंट्स में हेल्प करता है। ये ब्रीफ हमको जाना नहीं यहाँ पे। नर्वस टिश्यूज जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट इज नॉन एज नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हेल्प करते हैं, दैट्स कम्स अंडर नर्वस टिश्यूज। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऑर्गन्स लेवल। हमने पहले पढ़ा सेल, सॉरी, केमिकल, एंड देन सेलुलर्स एंड द टिश्यूज। जब एक सेल आपस में कंबाइन हुए तो टिश्यूज बना, और जो वही टिश्यूज आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन लेवल। तो आप एक एक चीज को ध्यान रखेंगे। ऑर्गन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कि जो दो और दो से ज्यादा टिश्यू से मिलकर बना होगा। मैंने क्या बोला, दो से ज्यादा टिश्यूज होने चाहिए। आप मैथ्स वाले ख्याल रखेंगे, सेल नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। और इनका काम क्या होता है, लाइक हार्ट, हार्ट का काम क्या करना है, काम क्या है, ब्लड को पंप करना, है ना। स्टमक का क्या काम है, आपके फूड को डाइजेस्ट करना है। मैंने इन सारी चीजों को इसलिए ऐड किया ना कि आप एग्जांपल्स दो। एग्जांपल से क्या होता है ना कि अगर आप जब डिफाइन करते हो किसी चीज को ना, अगर वो एक दो लाइन आपका गलत भी हो जाता है, बट एग्जांपल्स आपके अगर सही है ना, तो एग्जामिनर ना चाहते हुए आपका नंबर ना काटता है। तो ये आप एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। हार्ट हो गया, आपका स्टमक हो गया, और भी सारे एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हो, लाइक ब्रेन वगैरह। मैंने दो एग्जाम्पल कवर किए। ऑर्गन सिस्टम लेवल, आप ध्यान रखेंगे, ऑर्गन लेवल अलग होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग होता है। दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। अब ऑर्गन लेवल क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि आपस में काम कर रहे हैं। मैंने पहले क्या बताया, सेलुलर लेवल, आपस में बहुत सारे सेल कंबाइन हुए तो क्या बना, टिश्यूज। फिर वही टिश्यूज क्या हुआ, आपस में कंबाइन होते क्या बना, ऑर्गन। फिर वही ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन जो मिल के काम कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे आप स्टमक भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लीवर भी काम कर रहा है, पैनक्रियाज भी काम कर रहा है, आपको पता होगा लीवर से बाइल निकलता है ना। मैं अभी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो लीवर भी हो गया, है ना। फिर पैनक्रियाज भी हो गया। फिर आपकी बात करें तो मैंने बोला स्टमक भी हो गया। पैनक्रियाज से बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में नाक का भी रोल होता है, नोज, योर लंग्स, योर ओसेफेगस, दैट इज योर विंड पाइप। नर्वस सिस्टम में आप देखोगे तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, ब्रेन काम करता है, स्पाइनल काम करता है, न्यूरॉन्स काम करते हैं। न्यूरॉन्स में भी दो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर्स एंड सेंसरी। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला आपका हार्ट काम करता है ना। हार्ट काम करता है, फिर आपका जो है कनेक्टिव टिश्यूज काम करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलके जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल बोल दिए। मे भी जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा हो, नोट्स कम हो, तो आप मुझे सुन के भी आप इसको इलाबोरेट कर सकते हो एग्जाम में। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ लीवर, पैनक्रिया, सर्कुलेटरी में हार्ट, हार्ट हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, तो आप इन सारी चीजों को भी वहां पे ब्रीफ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हाउ मच नंबर क्वेश्चंस पूछा गया आप पे। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट आंसर होंगे तो आपको छोटा एकदम संक्षिप्त लैंग्वेज में लिखना है, और लॉन्ग होगा तो आपको लॉन्ग करना है।
ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी सिस्टम में कौन कौन सा बॉडी पार्ट होता है, तो मैंने इसको शॉर्ट्स में रखा है। आप देख सकते हो ये बोन रीजन को कवर अप करता है। ये आपका हेयर रीजन हो गया। फिर ये स्किन हो गया। स्किन मैंने बताया कि चार टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल वगैरह, वो आप पढ़ेंगे और एचएपी के फर्दर यूनिट्स में पढ़ेंगे। फिर ये आपका सारा मसल्स रीजन को कवर अप करता है। ये ब्रेन है, तो ब्रेन आपका नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे सारे जगह सिस्टम्स लिखा हुआ है। देखिए इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री का मतलब होता है स्किन। आप इंटेगुमेंट्री का मतलब याद रखो, स्किन। इंटेगुमेंट्री का मतलब कि बॉडी को कवर अप करने वाला पार्ट। ठीक है। फिर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आप देख सकते हो कि जितने भी बोन्स हैं, फिर मस्कुलर सिस्टम। फिर यहाँ पे आता है नर्वस सिस्टम। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मोर इम्पोर्टेंट योर हार्ट एंड द कैपिलरी टिश्यूज, जो कि सिस्टमिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को, पल्मोनरी सिस्टम को कनेक्ट करता है। एंड देन योर इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन योर हार्मोन्स। हार्मोन्स के स्टडीज को हम इंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। और ये जो हार्मोन्स है एक जगह से सीक्रेट नहीं होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सीक्रेट होता है, लाइक योर पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, इट इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड्स, टेस्टिस, सेक्स हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। और ओवरी से आपके फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट्स मेंशन हियर। अब बात करते हैं बेसिक्स लाइफ प्रोसेस। हम जब भी बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडीज में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। आप कभी सोचते हो कि हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, फिर डाइजेशन होने के बाद उस एनर्जी बन रहा है, फिर यूटिलाइज हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं जो कि हमको रियलाइज नहीं होता, बट दैट्स ऑल वर्क इनसाइड आवर बॉडी। जो कि सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आपको बहुत ज़्यादा इलॉबरेशन में पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस में। मेटाबॉलिज्म को आप फर्दर स्टडी करोगे कि दो फेज में होता है, दैट इज और फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। मैं अभी इसको ब्रीफ रखता हूँ क्योंकि ये जो है आपके एचएपी में बहुत शॉर्ट से पूछा गया है। और आप जब फार्माकोलॉजी में आओगे तो इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म का पहले मतलब समझते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस मतलब कि छोटे फूड्स, स्मॉल फूड्स में टूट के वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प हो रहा है, दीज ऑल आर द केमिकल्स रिएक्शंस दैट अकर इन आवर रिएक्शंस। है ना। आप पढ़े होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन चेन होता है। तो कार्बन क्या है? दैट इज योर केमिकल। केमिकल हमारे बॉडी में गया, वो टूटा, फिर टूटने के बाद एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये एक रिएक्शंस को फॉलो करता है, तब तो एटीपी रिलीज करता है। दैट इज ऑल ऑल नॉन एज योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज योर कैटाबॉलिज्म। मतलब कि मॉलिक्यूल्स को जब तोड़ते हैं और वो मॉलिक्यूल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, तो उसको हम क्या करते हैं? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। मतलब इसमें क्या करता है कि बिल्डिंग ब्लॉक को काम करता है, इसमें एनर्जी मेनली रिलीज नहीं होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट टर्म आपको क्या रखना है? रिलीज एनर्जी। जिसमें एनर्जी रिलीज होगा दैट इज योर एटीपी। ठीक है ना। हमारे बॉडी में कौन सा एनर्जी है? एटीपी तो जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है? दैट इज योर माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो वो क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है, इट इज योर एनाबॉलिज्म। डाइजेस्टिव फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दिस कम अंडर द केमिकल रिएक्शंस। फिर बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि आप जब कोई चीज को टच करते हो या कोई चीज को फील करते हो इंटरनली और एक्सटर्नली, दैट इज कम्स अंडर रिस्पॉन्सिवनेस। ये मे बी इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, मे बी आपके इंटरनल भी हो सकता है, लाइक ऑफ पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट हॉट सरफेस। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हो गए एक चीज पढ़े होंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? यही तो है, रिस्पॉन्स ही तो है। रिफ्लेक्स आर्क, जब आप कोई चीज को गर्म या ठंडा को छूते हो तो क्या होता है? आपका जो इम्पल्स है हाईली जनरेट होता है और ब्रेन को सिग्नल करता है कि अपने हाथ को हटाओ वहां से। दैट इज योर इरिटेबिलिटी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिवनेस। आप एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो। फिर है मूवमेंट। मूवमेंट दैट इज योर इजी टर्म्स, पैर का मूव करना, हाथ का मूव करना, है ना, ब्लड का मूव करना। ग्रोथ। ग्रोथ, बच्चे से बड़े हो जाना, बूढ़े हो जाना, बॉडी के साइज के इंक्रीजमेंट होना, ये सारे टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, छोटे छोटे चीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल लिखना नहीं भूलेंगे। फिर आता है डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखोगे कि बचपन में क्या होता है ना, जो स्मॉल एज चाइल्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो होते हैं अनफंक्शनल होता है, लाइक इन द टर्म ऑफ बोन। आपको पता है कि बच्चे में बोन कम होते हैं और बड़ों में 206 हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? जो
नॉन यूजफुल वो होता है आपस में कंबाइन हो कि यूजफुल में चेंज हो जाता है जब हमारे बड़े बड़े होते हैं। और भी बहुत सारे चीजें होते हैं लाइक सेक्स हार्मोन 14 साल के बाद आता है बड़ों में। तो ये डिफ्रेंसिएशन होना डेट्स कम अंडर द लाइफ प्रोसेस। इसमें एग्जांपल भी दिया है, स्टेम सेल्स बिकम नर्व्स और द मसल सेल्स, है ना। तो ये आप सारी चीजों एग्जांपल पे लिखना नहीं भूलेंगे। रिप्रोडक्शन द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन टू कंटिन्यू द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमंस के जो भी लिविंग है वो खत्म हो जाएगी, प्रजाति है जो खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन मतलब कि न्यू सेल का फॉर्म होना। ठीक है। हमको ब्रीफ में ही पढ़ना है तो हम रिप्रोडक्शन के ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। नए नए सेल की ग्रोथ होना, है ना। हीलिंग ऑफ वुंड इज ऑल्सो कवर अप रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि बच्चे बच्चे जन्म ले रहे उसको रिप्रोडक्शन ही करेंगे। आपके घाव भरना, दैट इज ऑल्सो नॉन एज रिप्रोडक्शन, है ना। कहीं कट लग गया तो वहाँ का सेल तो हट जाते हैं, तो फिर सेल दोबारा भरते भी तो है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर रिप्रोडक्शन। फिर फर्दर बात करें तो डाइजेशन। डाइजेशन खाना का डाइजेशन होना, खाना का पचना हमारे बॉडी में, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। इसमें लीवर भी आ सकता है, पैनक्रियाज भी आएगा, बहुत सारे और अदर एंजाइम भी आते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में देखते हैं एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्टेड प्रोडक्ट अबाउट द बॉडी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आप देखेंगे हमने जो इसमें कवर अप किया है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। फिर एनाटॉमी क्या होता है ये पढ़ा है, फिजियोलॉजी क्या होता है ये पढ़ा है। ठीक है। फिर हमने देखा है कि लेवल्स क्या होते हैं लाइक केमिकल, सेलुलर, और कैसे कैसे हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज, हमने ये देखा है। फिर फर्दर हमने क्या देखा है कि हमारे बॉडीज में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो हम आज अपने वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, ब्रीफ रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि जो भी चीज़ें मैंने आप तक समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरी पहली वीडियो है और ये आगे और वीडियोस बढ़ती जाएं और आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता जाऊं। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आपको समझ में आए तो सपोर्ट करो, ना आए तो आप लीव करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कोशिश करेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, होम्योस्टैसिस, आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसको देख भी लें। उसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबको थैंक यू, धन्यवाद।